गौतम गंभीर ने बतौर खिलाड़ी इंडिया को कई बड़ी जीतें दिलाई, लेकिन कोच के रूप में उन्होंने अब तक सिर्फ कंफ्यूजन और डिवीजन ही दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेलबर्न टेस्ट के बाद गंभीर ने सीनियर प्लेयर्स को खुलेआम कहा कि अगर टीम प्लान नहीं फॉलो किया तो बाहर का रास्ता दिखा देंगे। ऑस्ट्रेलिया टूर पर बॉलिंग कोच मोने मोर्कल को गंभीर ने सभी के सामने डांट दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो थोड़ी देर से ट्रेनिंग पर पहुंचे थे। अब जब गंभीर को लेकर के सवाल उठने लगे हैं तो सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं ये वही कहानी तो नहीं जो ग्रेग चैपल के टाइम में देखने को मिलती थी। हमारे पास एक ऐसा कोच है जिसकी ईगो उसकी स्ट्रेटजी पर भारी पड़ रही है। से भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट शुरू होने जा रहा है। पहला टेस्ट जिस तरीके से भारत ने गंवाया है उसने टीम के साथ साथ बाकी और भी कई पहलुओं की कमजोरी सामने लाकर रखती है। हाँ, अभी तो एक ही मैच हुआ है, अभी से जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सीरीज का पहला टेस्ट था, लेकिन कमजोरी तो पिछले 9 टेस्ट मैचों से लगातार सामने आती जा रही है। वैसे टीम के शर्मनाक परफॉर्मेंस पर एक पूरा एनालिसिस वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि कैसे कोचिंग की घमंड भरी सोच, टैक्टिकल गड़बड़ियां और मैनेजमेंट की नाकामी ने इंडिया के हाल के टेस्ट स्टेटस सबसे शर्मनाक पलों में बदल दिया। और वीडियो के आखिर तक आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों कई पूर्व क्रिकेटर्स ने उनके टेन्योर को खोखली जीतों का दौर कहा है जो घमंड भरे डिसीजन से भरा पड़ा था। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। ये हार सिर्फ हार नहीं थी, ये मैनेजमेंट डिजास्टर थी। और जो चीज इस हार को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है वो ये है कि ये हार गौतम गंभीर की कोचिंग के दौर की हर खामी को एक्सपोज करती है। आज हम इसी को डिटेल में देखेंगे कि कैसे कोचिंग की घमंड, खराब रणनीति और मैनेजमेंट की नाकामी ने इंडिया को इस हाल में पहुंचा दिया। इससे पहले कि हम गंभीर मैनेजमेंट की कुछ खामियां गिनाएं, उससे पहले जरा आंकड़ों की बात कर लेते हैं, क्योंकि सच कड़वा जरूर होता है लेकिन जरूरी भी। गौतम गंभीर ने जुलाई 2024 में इंडिया के हेड कोच का पद संभाला था। उसके बाद से इंडिया ने 7 शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़े और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये सिस्टम की बुनियादी खामियों का सबूत है। नंबर 1, 27 साल बाद श्रीलंका से पहली वनडे सीरीज हार। नंबर 2, 1980 के बाद पहली बार पूरे कैलेंडर ईयर में एक भी वनडे नहीं जीता। नंबर 3, घरेलू मैदान पर पहली बार न्यूजीलैंड के हाथों वनडे सीरीज व्हाइट वॉश। नंबर 4, सिर्फ 3 वनडे में पूरे 30 विकेट गवा दिए। नंबर 5, 19 साल बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहली टेस्ट सीरीज हार। नंबर 6, 12 साल में पहली बार लगातार 2 घरेलू टेस्ट मैच हारे। नंबर 7, इतिहास में पहली बार एक टीम ने एक टेस्ट में 5 सेंचुरी मारी और फिर भी हार गई। और हेडिंग्ले टेस्ट का तो क्या ही कहना। अब आप ही बताइए, कितनी सॉलिड बैटिंग के बाद ये पतन सिर्फ बैट्समैन की गलती है या प्लानिंग की? इस मैच में इंडिया ने 7 कैच छोड़े, सिर्फ यशस्वी जायसवाल ने 4 कैच गिराए, जिनमें से कैच बेन डकैट का था जब वो 97 पर थे। बेन डकैट ने बाद में 149 रन बनाए और इंग्लैंड को जीत दिला दी। इसके अलावा जब इंग्लैंड को 371 रन चाहिए थे तब इंडिया की बॉलिंग बिल्कुल बेरंग दिखी, कोई धार नहीं, कोई प्लान नहीं। स्टीव हार्मिसन, जो इंग्लैंड के पूर्व पेसर रहे, उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि इंडिया को खुद भी भरोसा था कि वो डकैट को आउट कर सकते हैं। यह हार सिर्फ एक स्कोर कार्ड नहीं थी, ये एक वार्निंग बेल थी, एक याद दिलाने वाली वार्निंग बेल कि चाहे खिलाड़ी कितना भी अच्छा खेले, मगर मैनेजमेंट और कोचिंग सही दिशा में नहीं हो तो टीम टूट जाती है। गौतम गंभीर ने बतौर खिलाड़ी इंडिया को कई बड़ी जीतें दिलाई, लेकिन कोच के रूप में उन्होंने अब तक सिर्फ कंफ्यूजन और डिवीजन ही दिया है। और अगर गंभीर और बीसीसीआई ने इस हार से सबक नहीं लिया तो आने वाले दिनों में और शर्मनाक रिकॉर्ड इंतजार कर रहे हैं। अब असली मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। गौतम गंभीर, उनकी कोचिंग सिर्फ बैट और बॉल तक सीमित नहीं है, वो अंदर से टीम को खा रही है और वजह है उनका क्रिंजवर्दी एरोगेंस। हाल ही में साउथ अफ्रीका के एक न्यूज चैनल ने गंभीर पर सीधा अटैक किया और कहा, गंभीर की बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर में एक क्रिंज टाइप पकड़ है जो टीम की हेल्थ के लिए टॉक्सिस है। बात सिर्फ बाहरी नहीं है, अंदर से भी आग लगी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेलबर्न टेस्ट के बाद गंभीर ने सीनियर प्लेयर्स को खुलेआम कहा कि अगर टीम प्लान नहीं फॉलो किया तो बाहर का रास्ता दिखा देंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ उनकी केमिस्ट्री, सॉरी टू से, लेकिन गड़बड़ है। जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की टीम अनाउंस हुई, हमने तब भी यही कहा था कि अगर अश्विन को लेकर के जा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। तब किसी के पास कोई साफ जवाब नहीं था। वो इसलिए क्योंकि अश्विन गए थे रोहित शर्मा के प्रेशर पर और रिटायर हुए गौतम गंभीर के प्रेशर पर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया टूर पर बॉलिंग कोच मोने मोर्कल को गंभीर ने सभी के सामने डांट दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो थोड़ी देर से ट्रेनिंग पर पहुंचे थे। एक बीसीसीआई ऑफिशियल ने बताया, गंभीर डिसिप्लिन को लेकर बहुत सख्त है, पर पब्लिकली किसी को जलील करना प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ये भी सामने आया है कि गंभीर ने अपने पर्सनल असिस्टेंट को प्लेयर्स की फैसिलिटीज, सिलेक्टर्स की कार और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एक्सेस दे रखा है। बीसीसीआई इस पूरे बिहेवियर से बहुत नाराज है। इसके अलावा पहले मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ऋषभ पंत की सेंचुरी के बारे में उनसे पूछा गया तो गौतम गंभीर ने उस सवाल को बाकी बल्लेबाजों की सेंचुरी की तरफ डाइवर्ट कर दिया। इसमें कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन आपको ऋषभ पंत को इतना क्रेडिट जरूर देना चाहिए था कि आपके गेंदबाजों को उन्होंने डिफेंडेबल टारगेट दिया।
क्रिकेट में कुछ नाम सिर्फ उनकी उपलब्धियों की वजह से नहीं बल्कि उनके दौर में हुए विवादों की वजह से भी याद रखे जाते हैं। तो आखिर ग्रेग चैपल 2.0 क्यों कहा जा रहा है गंभीर को? कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि गंभीर का अप्रोच चैपल जैसा ही थोड़ा सख्त, तानाशाही वाला और टीम को बांटने वाला है। ये बात सिर्फ अफवाह नहीं है, कुछ पूर्व क्रिकेटर्स ने खोल करके बयान दिए हैं। गंभीर के लिए कहा जाता है कि वो ऑथोरिटेरियन स्टाइल वाले कोच है, यानी कि टीम पर कंट्रोल रखने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। इसका सीनियर प्लेयर से उनका टकराव भी हुआ है, जो पहले कभी चैपल के केस में देखा गया था। इसके साथ साथ उनकी कॉन्फ्रेंटेशनल अप्रोच, मतलब हर फैसले में बहस और कड़वाहट का माहौल भी उनको चैपल वाली कैटेगरी में डालती है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज मनोज तिवारी ने तो बिना किसी लाग लपेट के कह दिया कि नतीजे झूठ नहीं बोलते, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, रिकॉर्ड अपने आप में सब कुछ बोलता है। मेरे हिसाब से उन्हें हेड कोच बनाना सही फैसला नहीं था। खैर, गंभीर मनोज तिवारी की तो अलग ही कहानी है, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो ला चुके हैं। अब जरा सोचिए, जब एक फॉरवर्ड टीम इंडिया के खिलाड़ी इतनी कड़ी बात कह रहे हैं तो मामला वाकई गंभीर है। इन सब का कॉम्बिनेशन हेडिंग्ले में दिखा भी। जैसा टीम इंडिया ने जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन मैदान में उतारा वो सीधे सीधे कहें तो एक ढंग का बॉलर और बाकी आधे अधूरे ऑप्शन वाला था। टीम में थे बुमराह, सिराज, शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा और जडेजा। अब जरा ध्यान दीजिए, सिर्फ बुमराह को छोड़ दें तो बाकी सब या तो पार्ट टाइम है या फिर कंट्रोल देने वाले बॉलर। इस पर मोहम्मद कैफ ने खुलकर कहा, कैप्टन बेबस था क्योंकि इसके पास सिर्फ 1.5 बॉलर थे। आप टेस्ट मैच 1.5 बॉलर के साथ नहीं जीत सकते। ये जानते हुए भी हेडिंग्ले की पिच तीसरे चौथे दिन से फ्लैट होने लगती है। इसके बावजूद भी कुलदीप यादव को नहीं खिलाया गया, जिसकी वजह से नंबर 9, 10 और 11 पर थे बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। यानी टीम के पास सीधे सीधे 3 नंबर 11 बैट्समैन थे। ये वही चीज थी जिस पर अपने जमाने में टैलेंटेड जैसी बल्लेबाजी करने वाले आकाश चोपड़ा ने भी साफ तौर पर उंगली उठाई। किस लेवल पर बैटिंग लाइनअप में इतने सारे ब्लाइंड स्पॉट नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर बॉलर्स से रन नहीं भी लगने हैं और विकेट भी नहीं मिल रहे हैं तो मैच कैसे जीतोगे? तो क्या ये सिर्फ शुरुआत है? अब जब गंभीर को लेकर के सवाल उठने लगे हैं तो सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं ये वही कहानी तो नहीं जो ग्रेग चैपल के टाइम में देखने को मिलती थी। एक कोच जो अपनी शर्तों पर टीम को चलाना चाहता है, जो सीनियर प्लेयर्स को पसंद नहीं आता और जिससे ड्रेसिंग रूम का माहौल जहर बन जाता है। ऐसे में फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या टीम इंडिया फिर से एक ऐसे दौर में घुस रही है जहां ताकत और कोच का एक्सपेरिमेंट पूरी टीम की लय बिगाड़ सकता है? अब ये तो बात हुई गौतम गंभीर के कोचिंग फेलियर की। इन सबको लाने वाले मैनेजमेंट को भी थोड़ा आड़े हाथों लेना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि मैनेजमेंट ने कहां पर गलती कर दी। चलिए एक एक करके समझते हैं फैसले जिन्होंने इस हार की बुनियाद रखी। टीम इंडिया ने जो बॉलिंग अटैक फील्ड पर उतारा वो खुद ही एक सवाल था। बुमराह, सिराज, शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा और जडेजा, ये थे इंडिया के बॉलिंग ऑप्शन। एक्सपर्ट्स की माने तो इंडिया मैदान पर सिर्फ 1.5 बॉलर के साथ ही खेल रही थी। बुमराह पूरी ताकत से और जडेजा बस आधा ऑप्शन। बुमराह पर ओवर डिपेंडेंसी भी टीम के लिए बैकफायर कर गई, क्योंकि पहले इनिंग में बुमराह ने शानदार 5 विकेट लिए, लेकिन दूसरे इनिंग में वो एक भी विकेट नहीं निकाल पाए और बस वहीं से मैच फिसल गया। जैसे इंग्लैंड ने बुमराह को संभाल लिया, इंडिया की पूरी बॉलिंग कोलैप्स हो गई। न कोई प्लान बी, न कोई बैकअप स्ट्रेटेजी। अब बॉलिंग के बाद बात आती है बैटिंग की। बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, ये तीनों 9, 10 और 11 पर बैटिंग करने हैं। यानी टीम के पास 3 नंबर 11 बल्लेबाज थे। मतलब अगर टॉप ऑर्डर फेल हुआ तो नीचे से कोई सहारा देने की उम्मीद मत रखिए। अब बात करते हैं कप्तानी की, क्योंकि हार सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग से नहीं होती है, लीडरशिप भी जिम्मेदार होती है। शुभमन गिल इसी मैच में पहली बार कप्तानी कर रहे थे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फील्ड चेंजर शुभमन नहीं बल्कि ऋषभ पंत और केएल राहुल कर रहे थे। सोचिए, कप्तान खुद साइड में और बाकी प्लेयर्स टीम चला रहे हैं। ये बड़ा सिग्नल है कि गंभीर की लीडरशिप में लीडरशिप स्ट्रक्चर ही गड़बड़ा गया है। दोस्तों, लीड्स वाला टेस्ट हारना सिर्फ एक मैच की बात नहीं है। ये तो एकदम क्लासिक एग्जांपल है इस बात की कि इस वक्त हमारी कोचिंग में क्या क्या गड़बड़ चल रही है। हमारे पास एक ऐसा कोच है जिसकी ईगो उसकी स्ट्रेटजी पर भारी पड़ रही है, जिसकी ईगो टीम के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अड़चन बन गई है और जिनकी मेथोडोलॉजी टीम को जोड़ने के बजाय तोड़ने में लगी हुई है। अब सवाल ये नहीं है कि गौतम गंभीर को कोच बने रहने देना चाहिए या नहीं। असल सवाल ये है, क्या इंडियन क्रिकेट इस रास्ते पर आगे बढ़ने का रिस्क ले सकता है? एक क्रिकेट फैन के तौर पर आप सब कुछ बेहतर डिजर्व करते हैं। हमें ऐसा कोच चाहिए जो चैंपियंस बनाए, कंट्रोवर्सी नहीं, जो टीम में तालमेल लाए, टकराव नहीं, जो रिजल्ट्स पर फोकस करे, दिखावे पर नहीं। चॉइस बिल्कुल साफ है, या तो गंभीर को अपनी सोच और अप्रोच में जबरदस्त बदलाव लाना होगा, या फिर बीसीसीआई को वो कड़ा फैसला लेना पड़ेगा जो इंडियन क्रिकेट के लंबे भविष्य के लिए जरूरी है। अब दोस्तों, बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि गंभीर को थोड़ा और वक्त मिलना चाहिए, या वक्त आ गया है इंडियन क्रिकेट एक नए रास्ते पर चल पड़े? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बिल्कुल साफ तौर पर कमेंट्स में अपनी बातें जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।